देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है अपने, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। और इसे देख करके आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि यार निफ्टी तो अपने हाई पे पहुंच गई, हाईएस्ट पे पहुंच गई, क्या निफ्टी महंगी हो गई, क्या निफ्टी इतनी बढ़ गई है, निफ्टी कहीं गिर तो नहीं जाएगी, और निफ्टी कहीं गिर गई तो क्या हो जाएगा, क्या निफ्टी इतनी महंगी हो गई है, क्या ऐसा आपको लग रहा है। अगर लग रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं होंगी। देखो, पहला पार्ट तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी पी के कंपैरिजन में क्या है, मतलब अगर उसका पी देखें, पी रेशियो देखें तो क्या चल रहा है, और पहले के मुकाबले वो पी रेशियो अभी कैसा है, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि महंगी है कि सस्ती है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट में हम क्या देखेंगे कि निफ्टी में वेटेज किन स्टॉक्स का सबसे ज्यादा है, वो स्टॉक्स में क्या चल रहा है उसको हम अंदाजा लगाएंगे, उससे हमको कुछ पता चलेगा। तीसरी चीज, हम फॉरेन की मार्केट में मेनली यूएस के डाउ जोन्स को देखेंगे। ये तीन चीजों में हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, तीन पार्ट में। इसके बाद में हम फिर दूसरा और तीसरा पार्ट और या चौथा पार्ट भी बनाएंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जो है, अभी जो चीजें समझने वाली है तुरंत में, वो समझनी जरूरी है, और वो एंड तक वीडियो के रुकिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं चलिए इसको। तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी अभी लमसम 22,000 पे चल रही है। अगर आप इसको देखोगे तो 22,000 अगर आप देखो तो अच्छा खासा मतलब एक लेवल है। और कहाँ से पहुंचा हुआ है, लमसम यहाँ 7,500 का बॉटम बनाया था। ट्रिपल करो तो 22,500 होता है, लमसम 22,500 पे हो गई, मतलब निफ्टी लमसम 3x हो गई। ठीक, निफ्टी लमसम 3x हो गई। अब इस लेवल को नोटिस कर लो क्या है, ठीक है। अभी इसको हम एक दूसरे तरीके से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये महंगी है कि सस्ती है, ठीक है। और इस लेवल को देख लो क्या है, ये हाईएस्ट लेवल है 2019 का, ठीक है। एंड 2021 में अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेवल ये है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए क्योंकि अभी इन सब का पूरा हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। एंड लमसम 21 का अगर आप हाई देखेंगे तो 21 के एंड में बना है लमसम जाके। 2020 का हाई देखेंगे तो वो भी 2020 के लमसम एंड में बना है जाके। एंड 22 में भी फिर से एकदम से नया हाई बना, पूरा साइडवेज रहने के बाद में, ठीक है। एंड फिर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 23 में भी लमसम भागी रही थी मार्केट, तो इधर भी हाई जो 23 के एंड में ही लमसम जाके बना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। अब ये क्यों नोटिस करवाई, इसका रीज़न बताता हूँ। हम पी रेशियो को अभी देखने वाले हैं, तो पी रेशियो के बेसिस पे अब हमको एंड वाला जो टाइम होगा उसको देखेंगे तो उससे हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा देखिए, कभी निफ्टी में ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन पीरियड दिख रहा होगा, ठीक है। ये ग्रीन पीरियड क्यों दिख रहा है, ग्रीन पीरियड क्यों दिख रहा है, क्योंकि पी रेशियो बहुत कम था, पी रेशियो बहुत कम था, 12 कभी 10, और 2008 का मान लो क्रैश था तो जनवरी में ही आया था, तो वहाँ पे आपका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो लमसम बहुत कम, मतलब 12, 13 मतलब बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल था। 2009 के मतलब एक तरीके से बॉटम पे जाते जाते वहाँ पे जो फिर कांग्रेस की जीत हुई थी, और फिर वहाँ से निफ्टी ने फिर एक रैली मारी थी। इसके बाद में फिर आप देखो इन जनरल ग्रीन पार्ट आपको देखने को मिला नहीं है, इसके बाद में ग्रीन पार्ट देखने को मिला नहीं है, खासतौर पे तब जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है। मतलब मैं गवर्नमेंट वाइज एक्चुअली एनालिसिस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मार्केट मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगती है, या कह लो कि अंडर डेवलपमेंट से हट जाती है, फिर उसमें आपको ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी आप देखो कि निफ्टी में जो क्रैश आया था लमसम 2008 में, वो किस लेवल से आया था, 25 के लेवल से, 25 के लेवल से गिरी थी। 25 का पी मतलब आप समझो कि उस टाइम पे महंगा माना जाता था। 2007 के एंड में लमसम 25-26 के पी पे मार्केट पहुंच गई थी। ऐसे ही 2000 में 2001 के आसपास जो क्रैशेस आए थे, वहाँ पे आप देखो ये 26-27 आप देख सकते हो नीचे क्रैशेस के टाइम पर। एंड ये मैंने आपको अभी दिखाया, अगर आप एंड में देखो 2007 के, तो मतलब ये लेवल रहा है हमेशा निफ्टी का, जहाँ से निफ्टी एक्चुअल में क्रैश मारती थी या करेक्शन करती थी। लेकिन ये चीज़ बदल गई है। अगर आप रिसेंट में देखो 2010 में 25 का लमसम आपको दिख रहा है, शायद कुछ करेक्शन आया हो, वो हम चार्ट में बाद में देख लेंगे, या आप भी जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद में देखो कहानी थोड़ी बदल गई है। 14 के बाद से क्या हुआ है, ये लमसम पिंक टाइप में, आप 15 में देखो लमसम मार्केट भागती रही, ठीक है। एंड अगेन आप देखो यहाँ पे 21, 22, 23, 24 तक गई हाईएस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर इसने और 26 पे टच कर गई, 26 पे टच कर गई। मेरे को याद है 17 में जब 26 टच कर रही थी, तो पास्ट के हिस्टोरिकल स्टडी के बेसिस पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट को गिरना चाहिए, और मैंने शॉर्ट भी किया था, उसमें मेरे को नुकसान भी हुआ था। तो मैं उस चीज से कोरिलेट कर सकता हूँ। मेरे को याद है नवंबर 2017 के आसपास मैं मार्केट पे शॉर्ट था निफ्टी में, और पुट मैंने बाई की थी, और मेरा वहां पे नुकसान हुआ था, और मार्केट गिरी नहीं। एक तरीके से आप देखो यहाँ पे 26 एंड हाफ जो कि यहाँ पे क्रैश वाले रिजल्ट्स रहे। उसके
उसके बावजूद मार्केट बढ़ती रही, ठीक है। एंड 18 में देखो और हाईएस्ट 27, 28 तक पहुंच गई, स्टिल नहीं गिरी। उसके बाद में फिर आप देखो अगले ईयर में 19 में अगेन हाईएस्ट अगर आप देखो 29 समथिंग, मतलब गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही है? शायद मार्केट को एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स की और ज्यादा है कि मतलब इंडिया की मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप देखो स्टॉक्स के केस में क्या होता है, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आगे अच्छे रिटर्न दे सकता है और एक्सपैंड कर सकती है कंपनी, वहां पे क्या होता है कि उसका इस वक्त की करंट अर्निंग से मतलब नहीं होता, फिर फ्यूचर की अर्निंग के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन हो जाती है। फ्यूचर में कंपनी जो है अपने नए 5 प्लांट बना रही है या अपनी कैपेसिटी को 5 गुना करने वाली है, तो वहां पे क्या होता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन होनी चाहिए 100 रुपए, लेकिन वो हो जाता है 200 रुपए का। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो 29 से हाईएस्ट क्या, यहाँ पे देखो ये तो हद पार कर दी 32, मतलब ये 2000 की बात हो रही है। 2000 के स्टार्टिंग में क्रैश आया था, आपको पता है, मार्च या अप्रैल में बॉटम्स लगे थे, तो वो बॉटम्स के भी जो लगे थे 20 के पीई पे, आप देखो 21 के पीई पे बॉटम्स लगे, और उसके बाद में जो हाईएस्ट आपने देखा 2020 के एंड में लमसम हाईएस्ट लेवल पे थी, तो 37 तक उसने अचीव किया पी रेशियो, 37 का पी रेशियो निफ्टी में। उसके बाद में आप देखो 21 में भी भागती रही और ये आपको लमसम 40 के आसपास दिख रही हाईएस्ट। उसके बाद में कोई ऐसा सच क्रैश तो आया नहीं 21 में, अगर आप देखो चल करके चार्ट में देख लेते हैं। मगर फिर भी ये पी रेशियो कम क्यों हुआ वो अभी देखेंगे। एंड में आप देखो 21 के भी एंड में हमने देखा क्या था कि हाईएस्ट लेवल पे थी, 23 की पी दिख रही है, ऐसा क्यों? देखते हैं जरा। 21 के अगर आप देखो 21 के एंड में 23 की पी है, दिख रही है आपको 2021 के एंड में। अगर आप सीधा देखो ये पी दिख रही है, और चार्ट में देख लो जरा। चार्ट में अगर आप देखो 21 के एंड में लमसम थोड़ा मान लो कि हाँ वीकली चार्ट है, तो आखिरी के ये अक्टूबर का एंड है लमसम, तो आखिरी के 2 महीने में थोड़ा सा सस्ती हुई। उसी चीज का रीजन है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पी रेशियो घटा हुआ दिख रहा है 23 का, लेकिन वो भी उसके लिए मतलब महंगा नहीं है। और उसके बाद में फिर आप देखो 22 में क्या हुआ, साइडवेज रही मार्केट, तो वहां पे भी 19 का पी लमसम दिखा लोएस्ट, और हाईएस्ट में आप देखो लमसम 22 का दिखा। मतलब वो एंड पॉइंट पे मैंने हमेशा बताया कि दिख रहा है कि लमसम मार्केट भागी रही है पूरा साल। यहाँ पे भी आप देखो 23 का हाईएस्ट है। उसके बाद में फिर यहाँ पे अब जो सिचुएशन आपको दिख रही, फिर अगेन 22 एंड हाफ, यहाँ पे भी लमसम 23 हुई है। और आपको दिखा चुका हूँ कि 23 के बाद में मार्केट गिर नहीं रही है, और हाईएस्ट अभी तक 40 तक पहुंच चुकी है। आप ये सोचो, ये 21 की बात हो रही है, और उस सिचुएशन में जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में मंदी चल रही है और इंडिया की जीडीपी 6 से लेके 7% और हो सकता है आगे चल के 8% का भी फोरकास्ट हो जाए, इस तरीके से कर रही, तो क्या आपको लगता है कि और हायर वैल्यूएशन इंडिया की मार्केट की नहीं होंगी? देखो एक ग्लोबल करेक्शन आ जाए, फेड कुछ कह दे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, या वहाँ पे कुछ हो जाए, ग्लोबल मंदी आ जाए, वो एक अलग बात होगी। लेकिन इंडिया की मार्केट की सिचुएशन देख करके ऐसा लग नहीं रहा कि ये मार्केट गिरने वाली सिचुएशन में। और बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी अर्निंग क्या आ रही, उनके अर्निंग के क्या एस्टिमेट है, उसको आप स्टडी करो, उससे और पता चल जाएगा आपको। तो अभी मैंने क्या किया, आपको चार्ट डिटेल में दिखा दिया कि ये देखो 23 की पी आपको दिख रही है। क्या 23 की पी पास्ट में आपको दिखी है? 2022 के स्टार्ट में दिखी है, ठीक है। उसके बाद में कुछ करेक्शन आया है, तो 2022 के स्टार्ट में हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। 22 के स्टार्ट में जरा देखते हैं क्या हुआ। 22 ये दिख रहा है नीचे, आपको दिख रहा है 22 नीचे, ठीक है। यहाँ से ऊपर आप देखो करेक्शन आया, मगर कितना ही आया यार। अगर आप टॉप देखो 2022 का लमसम 18,200, और नीचे चला गया लमसम 15,000, मतलब एक तरीके से 20% का करेक्शन। तो 20% का करेक्शन तो यार कुछ भी नहीं है। अब इस लेवल से अगर 20% का करेक्शन आता है तो 4,500 पॉइंट का होगा, तो 4,500 पॉइंट इससे माइनस कर दो, 18,000 तक आ सकता है, ठीक है। तो मतलब एक हमारे मेंटल, ये भी हमको पता है कि यार मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि भाई अगर कभी करेक्शन आता है तो इतना आ सकता है। इन जनरल ये समझ में आ रहा है इस डेटा से। उसके बाद में और देखते हैं इसको, हम पूरा इसको निचोड़ डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि 23.5 के पी जो अभी चल रही है, 23.5 के पी से अगर करेक्शन आता है और 19.5 तक जाता है, तो इस तरीके का आपको चार्ट दिख सकता है, जिसमें कि 20% का करेक्शन लमसम दिखेगा। और यहाँ पे पी में भी आप देखो लमसम 20% का ही करेक्शन है, क्योंकि 4 पॉइंट गिरी है पी, ठीक है। और 4 पॉइंट अगर 23 का देखो आप, तो 4 को डिवाइड कर लो 23 से, लमसम 16-17 या 20% की रेंज में मैं कहूँगा होता है। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो रही कि यार मार्केट हाई वैल्यूएशन को भी अब्जॉर्ब कर रही है, और क्योंकि आगे और अर्निंग अच्छी होनी है, इस वजह से वो हाई वैल्यूएशन पे भी रहते हुए गिर नहीं रही है। तो ये एक बात हमको क्लियर हुई, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, अब हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स है निफ्टी में, जो जिनका बड़ा वेटेज है, उनमें क्या चल रहा है, चलो उसको देखते हैं। अब ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब इसको देखते हैं जरा। निफ्टी में जो वेटेज है सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक का है, उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। एचडीएफसी बैंक का 13% है, जैसा कि आप देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 19% है। उसके बाद में 7.5% आपका लमसम आईसीआईसीआई बैंक में, और इन्फोसिस, आईटीसी,
5.5% और 4% लमसम, ठीक है। उसके बाद में 4-4% की रेंज में काफ़ी सारे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में घटता ही चला गया है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब इनको ज़रा देख लो तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। HDFC बैंक आपने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यार ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस है, और लेकिन अभी यहाँ पे अच्छे से ये अपसाइड रूम लेकर के ऊपर बढ़ रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है। इसका आप अगर मैं कहूँ तो वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो वहाँ से और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं यार, इतना भागा हुआ अगर स्टॉक है तो साइड अगर रेजिस्टेंस भी ऊपर से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके पास रूम अच्छा खासा अभी भी है, लमसम 20% बढ़ने का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसका 20% बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद में रिलायंस का बहुत बड़ा वेटेज है, रिलायंस को देख लेते हैं। डेली चार्ट आपको दिख रहा है रिलायंस का, ठीक है, क्या चल रहा है इसमें देख लो ज़रा। अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई पे है, कोई उसका एज सच कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। ये अलग बात है कि इतना भागने के बाद में फिर थोड़ा करेक्शन आता है, तो इतना भागने के बाद में फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है, ये चीज़ एक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी इतना भागा तो थोड़ा करेक्शन आया, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, बार बार करेक्ट होते होते बढ़ रहा है, ठीक है। और वीकली चार्ट अगर आप देखो तो बहुत बुलिश दिख रहा है, मतलब लमसम भागता ही जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम साइडवेज रहा है 2021 से लेकर के 23 के मिड तक, उसके बाद में फिर भागना चालू कर दिया। तो ये इतनी बड़ी जो रेंज आपको दिख रही साइडवेज की, यहाँ से लेके अक्टूबर 21 से लेकर के लमसम अगस्त ऑफ 23, मतलब 2 साल लमसम साइडवेज रहा है, और फिर भागना चालू किया, उस रेंज को ब्रेक किया, तो फिर पॉइंट वही हो गया कि फिर से और भागने का पोटेंशियल आ गया। उसके बाद में हमारे पास में और क्या है, हमारे पास में ICICI बैंक है और इन्फोसिस है। ICICI बैंक को देखा, उसमें भी हम देख रहे हैं कि यार वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे। अब देखो यार ऑल टाइम हाई की, फिर अब मैं यहीं पे ये एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप वो देखो, एक तो हमने निफ्टी का देख लिया, अब आप बाकी जा कर के ICICI बैंक हो गया या रिलायंस हो गया और HDFC बैंक हो गया, इनके भी फोरकास्ट कैसे हैं आगे के लिए, कि भाई कैसा रेवेन्यू बढ़ेगा, कैसे मार्जिन रहने वाले हैं, उसको आप देख सकते हो। इनका भी इंडिविजुअलिस्टिक पी रेशियो का चार्ट होगा, उसको आप देख सकते हो, उससे भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा ये सस्ते हैं कि महंगे हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्फोसिस आप देख लो, ठीक है, इन्फोसिस तो गिर रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वीकली पे मैं लगा देता हूँ, उससे और आपको बेटर अंदाजे लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये अगर आप देखो तो यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनता है, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ी सी IT कंपनीज़ की स्टोरी हो सकती है गड़बड़, क्योंकि काफ़ी रैली करे हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आप ITC को देख लो, ITC भी इधर रिसेंट में काफ़ी रैली किया हुआ था, तो अब ये करेक्शन मोड पे है, मगर इसकी अगर होटल बिज़नेस की लिस्टिंग होती है, कुछ होता है, तो वहाँ से बहुत बड़ा इसको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने TCS का ऑलरेडी करा हुआ था एनालिसिस, तो TCS को आप देख सकते हो कि 4% का उसका वेटेज इस वक्त चल रहा है, और TCS अपने लमसम हाईएस्ट पे लेवल पे था, और वहाँ से करेक्शन उसमें चालू हुआ था। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ कि इन कंपनीज़ को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, एक चीज़ आपको एक हिंट दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको पता है कि भाई इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्रोथ करने वाली है, तो एक बात तो लिखी हुई है कि वहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी ग्रो करने वाला है, बिकॉज विदाउट बैंक कोई भी इकोनॉमी आज तक बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर एक बात समझ में आ गई कि HDFC बैंक हो गया और ICICI बैंक हो गया, तो ये दोनों तो क्लियर दिख रहे हैं कि यार, तो एक तो आपका HDFC बैंक हो गया एंड एक ICICI बैंक हो गया, तो बैंकिंग के जितने स्टॉक आपको दिख रहे हैं वो तो सीधा क्लियर एक इंडिकेशन है कि यार इनकी तो कोई अभी रोक है नहीं, ठीक है। उसके बाद में बाकी आपकी और कंपनीज जो है उनमें एक बार आपको सोचने की जरूरत। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस सेगमेंट पे इस वक्त ग्रो कर रही है आपको पता है, जो भी अपना इंटरनेट का बिजनेस उनका है या जियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और अभी और जो उन्होंने जियो का फाइनेंस ओपन कर दिया, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि फाइनेंस में भी एंटर कर गई कंपनी, और साथ में जो अपना ग्रोथ वाला एक सेगमेंट है इंटरनेट से रिलेटेड उसमें है, और अच्छा खासा उसमें ग्रो कर रहे हैं। इन्फोसिस का और TCS का मैं कहूँगा कि ऑलरेडी अच्छी खासी ग्रोथ है, बट वहाँ से भी एक मतलब अगर ये स्टेबल भी रहते हैं तो भी बहुत कुछ हो सकता है। ITC इन जनरल इतना ग्रो करता नहीं है, इतना ज़्यादा भागता नहीं, तो वहाँ से एक आपको वो चैलेंज दिख सकता है। बट हाँ, आगे चल करके नीचे से कोई कंपनी बढ़ती हो तो उनका वेटेज बढ़ जाएगा, तो वहाँ से आपको फिर मिल सकता है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार ये सारी चीज़ें यही दिखा रही हैं कि निफ्टी का पोटेंशियल अभी रुका नहीं, अभी और बढ़ सकता है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं फॉरेन की मार्केट, केवल अभी डाउ जोन्स को देखेंगे। डाउ जोन्स को देख करके क्या समझ में आ रहा है, डाउ जोन्स को देख करके आपको देखो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और निफ्टी के कंपेरिजन में अगर आप देखो तो 18,000 से 40,000, मतलब निफ्टी ट्रिपल हुई है। ये देखो, ये क्लियर बता रहा है, क्या बता रहा है, लमसम 18,000 पे बॉटम किया था और वहां से 40,000 हुआ है, मतलब डबल हुआ है, डबल से थोड़ा ज्यादा हुआ, ट्रिपल नहीं हुआ है। तो अब आपको देखने
दिखने में तो सब कुछ ऐसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कहानी दिख रही है आपको। आप खुद कंपेयर कर लो, बाकी किसी और मार्केट को भी देख लो, कि अपनी निफ्टी को कंपेयर कर लो और बाकी बाहर की जितनी भी मार्केट्स हैं उन सबको कंपेयर कर लो, तो आपको ये जो बॉटम से यहाँ तक का कंपैरिजन है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ की तरफ सबकी बैटिंग है, सब किस तरफ फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर अब दिख गई होगी, इंडिया की मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो हमारी मार्केट ज़्यादा ग्रो करी है। और इस पार्ट को अगर आप देखोगे जाके निफ्टी में, तो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि निफ्टी में ये पार्ट में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो अभी यहाँ से पॉइंट क्या निकल कर के आ रहा है यार, देखो यूएस हो चाहे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, ठीक है। इवन चाइना और जापान की भी लगी हुई है। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि भले ये भी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन हाँ, एक ग्लोबल करेक्शन अगर आता है, जो कि इन जनरल अगर ये लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से करेक्शन आ सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर आता है तो वहाँ से एक चीज़ समझिए कि भाई पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में आएगा तो ग्लोबली सारे इंडाइसेस गिरेंगे तो निफ्टी भी गिरेगी। लेकिन पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है कि अगर सब गिरेंगे तो यार निफ्टी गिरी तो कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि हमारी मार्केट जो इंडिया की है, निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, वो स्ट्रांग इनफ है कि नहीं। तो ये चीज़ तो दिख रही है यार कि स्ट्रांग इनफ है और तगड़ा सिस्टम दिख रहा है यार कि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रिपल हुआ है, और जो इंडाइसेस इसके अंदर में है वो भी अच्छा खासा दिखा रहे हैं पोटेंशियल की यार ये भी और बढ़ सकते हैं और इनकी अच्छी फ्यूचर की ग्रोथ होनी है। पी रेशियो से भी निफ्टी अभी मतलब जिस हिसाब से पिछले अगर आप 10 साल से देखो तो उस हिसाब से तो ये पी रेशियो कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से तो ये अभी 40 तक जा सकता है। और अगर 40 के हिसाब से आप देखो, अगर मैं कह रहा हूँ पीक अपनी वैल्यूएशन अगर मैं मानूं कि 40.8 तक ये पहुंच सकती है और 40.8 तक पहुंचनी चाहिए, या मान लो कोई समझ रहा है कि पहुंच सकती है, तो 17 का डिफरेंस 17 का डिफरेंस आ रहा है। तो 17 का डिफरेंस अगर आ रहा है, पी रेशियो अगर आप देखो अभी डिवाइड कर लो जरा 23 से, आप अभी जो लेवल है लमसम 22,000 का लेवल है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि अगर मैं डिवाइड करूँ तो यार थोड़ा सा कम आएगा 1000 से, कि अगर आप 22,600 समथिंग दिख रहा है, 22,600 को 23.23 से डिवाइड करो, लमसम 950 आएगा। 950 अगर मैं 17 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है, 17 पॉइंट से अगर मैं 17 पॉइंट का पी में डिफरेंस दिख रहा है, अगर 950 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 17 का, तो कितना होता है जरा देखो। बड़े आराम से 15,000 की रैली तो निफ्टी में ऐसे ही दिख रही है। मतलब अब देखो ग्लोबल की उसको छोड़ो, फंडामेंटल्स अगर ग्लोबली कोई परेशानी नहीं आई तो यहाँ से तो क्लियर ये दिख रहा है कि अगर ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाती है निफ्टी, और क्या जब तक जाएगी तब तक क्या बाकी कंपनीज की और अर्निंग नहीं बढ़ेगी, क्या उनके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट और नहीं बेटर होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे अब ये छोटी सी बात आपको लगेगी, मतलब ये एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूँ ग्लोबल सिचुएशंस को अलग करके, कि अगर वहाँ से कोई यहाँ से अगर कोई रैली मतलब कोई ऐसा करेक्शन वगैरह नहीं आता है तो यहाँ से बड़ा तगड़ा सा अपसाइड दिख रहा है, कि जो कि 15,000 से 17,000 पॉइंट का निफ्टी में हो सकता है। मतलब कि 23,000 की निफ्टी बड़े आराम से आपको 40,000 दिख सकती है। आप ये देखो लमसम डबल का डिफरेंस। और अगर इतना वैल्यू, अब देखो जरा मार्च में 2021 में कैसी थी निफ्टी वो देख लेते हैं। मार्च में 2021 की निफ्टी कैसी थी देख लो ज़रा, ठीक है। मार्च में ऐसी थी और उसके बाद थोड़ा सा ही करेक्शन करके ऊपर बढ़ गई, क्योंकि बाद में और अर्निंग्स आई और उससे पी एडजस्ट हो गया। तो मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके से चेंज नहीं आया, मतलब अर्निंग्स में बेटरमेंट हुआ होगा और जो रिजल्ट आए होंगे इधर अप्रैल या कुछ में, और उनसे पी रेशियो वापस नीचे हुआ। मतलब करेक्शन वाइज तो कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, कंपनीज की अर्निंग से ही ये बढ़ गई, ठीक है। क्लियर ये दिख रहा है कि नहीं। मतलब 40 की पी जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, 40 की पी से ये गिरी नहीं है, ये 32 जैसे ही आई है, अप्रैल में अर्निंग्स आई हैं और वहाँ से ये एडजस्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा भी मान लें कि मान लो 32 ही हाईएस्ट है, अगर हम इसको भी नहीं मानते तो भी एक चीज़ समझो आप कि 32 से अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखूँ तो लमसम 9 पॉइंट्स का होता है, और 950 पॉइंट का एक पॉइंट है पीई का, तो 950 इंटू 9 होता है लमसम 8,000, 8200, 8500। तो वो भी अगर आप यहाँ पे इस वक्त ऐड कर लो कि 22,500 के लेवल पे, वहाँ पे 8,000, 31,000 का लेवल तो ऐसे दिख रहा है विदाउट ग्लोबल क्यूज़, कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या कोई क्रैश वगैरह तो नहीं एक्सपेक्टेड है या कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान समझ में आ गई आपको, होपफुली मैं आपको पूरी बात अपनी समझा पाया और आपको वैल्यूएबल वीडियो लगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो के इस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। इसका नेक्स्ट पार्ट तभी मैं बनाऊँगा जब कम से कम आप इस वीडियो पर 2000 लाइक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। दिस इज़ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग अकेडमी।